नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो है पुनर्जन्म के बारे में, रीबर्थ के बारे में। उस वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहता हूं। तो दोस्तों उस वीडियो को मैं पहले प्ले करता हूं और उसके बाद मैं अपना रिव्यू करता हूं उस वीडियो के ऊपर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुनर्जन्म असली में होता है नहीं होता है? आपके हिसाब से क्या है? सर कंफ्यूज है इस बात में। तो कौन आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर करेगा, मैं करूँगा या कोई और? क्योंकि मैं कुछ बोल दूंगा, मैं कहूँगा हाँ होता है, मैं कहूँगा नहीं होता है, कोई और आकर के कुछ बोल देगा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैसे पता लगेगा? एक तो है कि कुछ बिलीव्स हमने बना लिए, सुन लिया। सर एक काम, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ लेकिन देखता हूँ आप क्या बोलते हो। मैं तो समझ रहा हूँ। तो व्हाट इज द सीरियसनेस ऑफ दिस क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग? इज इट आउट ऑफ जस्ट फॉर फन दैट यू वांट टू नो कि ठीक है इस बंदे ने कुछ कहा, अब हो सकता है आप में से कुछ ने पकड़ ली मेरी बात को, कुछ ने कहा क्या बकवास है, जो मान रहे थे वही मानते रहे, या फिर जो मैंने कहा वो मान लिया। उससे क्या हुआ? कुछ बदला आपकी लाइफ में? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या हो रहा है, या ये पुनर्जन्म, या मौत के बाद क्या होगा, यानी कि कल क्या हुआ था। पुनर्जन्म मतलब क्या? कल क्या हुआ था। मरने के बाद का मतलब क्या? कल क्या होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट है कि कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, या अभी क्या हो रहा है? प्रेजेंट इंपॉर्टेंट। क्या कभी हम एक्चुअल में सिंसियरली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी क्या हो रहा है? अगर चलो इसका जवाब आपको ढूंढना भी है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, तो कैसे मिलेगा ये जवाब? कभी सोचा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? होता है। आपका एक्सपीरियंस कहता है होता है। हाँ। यानी आपको याद है पिछले जन्म में क्या थे? नहीं, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है। ये छोड़ो कि यहाँ पे कोई क्या कहता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ नहीं मुझे तो सब पता है, मैं पिछले जन्म में क्या था, ये हाउ डू यू नो दैट कि मैं सच बोल रहा हूँ या वैसी बकवास कर रहा हूँ अपने किसी मोटिव के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आपको याद है पहले आप क्या थे? नहीं याद है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जैसे पढ़ा है हिंदू हिस्ट्री वगैरह में, तो पहले के आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? पढ़ा है उसको छोड़ दो, सुना है उसको छोड़ दो, तो नहीं होना चाहिए प्रेजेंट में। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होना चाहिए। जस्ट से व्हाट योर एक्सपीरियंस सेज। योर एक्सपीरियंस सेज एट दिस पॉइंट इन टाइम कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है। क्योंकि कुछ भी याद नहीं है पहले। क्योंकि मुझे एटलीस्ट अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, आप क्या कह रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये सच है झूठ है? सच है। तो आप सच के पास आए या दूर चले गए सच से? पास आए। अगर मैं कुछ भी कह रहा हूं और आपने मान लिया तो क्या होगा? और बोंदू बनते चले जाओगे। किसी ने कुछ कहा, मान लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, खिचड़ी पका दी अंदर ही अंदर कुछ भी, तो फंसते चले जाओगे। तो पास आ जाओ जितना आ सकते हो सच के, यानी अपने एक्सपीरियंस तक पहुंचो, फिर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को और आगे इंक्वायर करें। क्या आप लोगों की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती? सर मिलती है सर। बात करो भाई। तो जा करके वो तो आई होप कि आप में से ऑलमोस्ट सबकी शक्ल अपने माँ बाप से मिलती होगी। उनसे नहीं मिलती होगी तो उनके जो माँ बाप है उनसे मिलती होगी, यानी आपकी मदर के माँ बाप या आपके फादर के माँ बाप, कहीं ना कहीं किसी से आपकी शक्ल, आपकी आंखें, आपकी नाक बहुत हद तक मिलते हैं, नहीं मिलता है? क्या आप अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का, अपने माँ बाप का कंटिन्यूएशन नहीं हो? क्या आपकी शक्ल किसी अफ्रीकन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनसे मिलती है? क्या आप उनका कंटिन्यूएशन हो? यानी अगर आपकी बॉडी को किसी साइंटिस्ट को दिया जाए तो उसमें से देखा जाए कि आपका जो डीएनए है वो किससे मैच होता है तो पकड़ा जा सकता है ना? तो साइंटिफिकली क्या आप अपने माँ बाप की कंटिन्यूएशन नहीं हो? क्या वो अपने माँ बाप की कंटिन्यूएशन नहीं है और वो उनके नहीं है? तो अगर आप उनकी कंटिन्यूएशन हो, वो उनकी कंटिन्यूएशन है, वो आगे उनकी कंटिन्यूएशन है, ऐसे चेन बड़ी नहीं होती चली जा रही, ये हायरार्की बड़ी नहीं होती चली जा रही। यहां से आपसे शुरुआत हुई, ये धीरे धीरे आप देखोगे 360 डिग्री हो जाएगा ये, नहीं? यस सर। तो क्या आप इस पूरे यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन नहीं हो?
तो क्या इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का आप पुनर्जन्म नहीं हो? तो दोस्तों, संदीप महेश्वरी जी का इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ और उसके बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी के भी कहने से कोई भी बात सच नहीं हो जाती है जब तक कि मॉडर्न साइंस उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं करता है। चाहे वो बात कृष्ण बोले, चाहे गौतम बुद्ध बोले, चाहे महावीर बोले, चाहे विवेकानंद बोले, चाहे कबीरदास बोले, चाहे कोई भी बोले, चाहे कुछ वर्षों पहले आचार्य रजनीश बोल के गए या कृष्णामूर्ति बोल के गए या आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत कुछ बता रहे हैं, किसी के भी कुछ बोलने से ये बात सही नहीं हो जाती है जब तक कि साइंस इस चीज़ को 100% प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर देता है। आइदर उसके आत्मा में कुछ एनर्जी चिप लगा के, एनर्जी चिप एक मैं नया शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एनर्जी चिप, जो कि अभी तक बना नहीं है, लेकिन चूंकि साइंस में इंटरेस्ट था तो मैं कुछ इस टाइप के शब्द कॉइन कर सकता हूँ। तो एनर्जी चिप, अगर जैसे कि जो सोल होगी, जो हमारी आत्मा होगी, वो निश्चित रूप से एनर्जी से बनी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से। जो सूक्ष्म स्तर की एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो उस लेवल का एनर्जी चिप हमको एक बनाना पड़ेगा, और जब कोई व्यक्ति मरेगा तो उसकी आत्मा पर उस एनर्जी चिप को चिपकाना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल में एक चिप डाल देते हैं और उससे हमको कनेक्शन मिलने लगता है, हम फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं या डाटा का कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसी तरह से हमारी सोल के ऊपर उस तरह का एक एनर्जी चिप लगाना होगा, जिससे कि साइंस उसको, उस आत्मा को ट्रैक करना शुरू कर देगा कि ये कहाँ जा रही है, मतलब इसी अर्थ पर है या अर्थ के बाहर, सोलर सिस्टम के बाहर निकल गई या गैलेक्सी के बाहर निकल गई, कहाँ जा रही है, या स्वर्ग जैसी कोई चीज़ पर जा रही है या नरक जैसा कोई जगह में जा रही है। इस चीज़ को साइंस यहाँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे रॉकेट की ट्रैजेक्टरी देखते हैं ना, रॉकेट का रास्ता किस पाथ से जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से साइंटिस्ट रॉकेट के लोकेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर हर एक मोमेंट टू मोमेंट देखते जाते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं, उसी तरह से आत्मा के रास्ते को, उसके लोकेशन को, उसके लोकस को अगर साइंटिस्ट उसको पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि फिर से वो आत्मा वापस ज़मीन पर आ रही है और किसी गर्भ में समा रही है और फिर से वो पैदा हो रहा है, जब तक साइंस इस चीज़ को प्रूव नहीं कर देता है तब तक यार इस चीज़ पर आप पूरी तरह से विश्वास मत करो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ही चीज़ थोड़ा सा विश्वसनीय है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये थोड़ा सा एक अच्छा सा क्लू साइंस ने दे दिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन और इस तरह के साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके एक अच्छा क्लू दे दिए हैं कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, इवन मास भी नष्ट नहीं होता है, मास भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एक छोटा सा क्लू तो मिल गया है कि कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो हो सकता है श्री कृष्ण ने जो बताया है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ है, लेकिन फिर मैं अगेन वही कहूँगा कि साइंस को इसको प्रूव करने दो। और दूसरी बात दोस्तों, संदीप महेश्वरी यहाँ पर बताते हैं, वो बात को मजाक में भी थोड़ा लेते हैं, अच्छा सीन क्रिएट होता है कि वो बोलते हैं कि आपका नाक, मुंह, आँख, कान, ये सब आपके मम्मी पापा से मिलता है या नहीं मिलता है। फिर वो बोलते हैं उनसे नहीं तो फिर आपके दादा दादी से मिलेगा, नाना नानी से मिलेगा। और इस तरह से वो उसको बताते हैं कि पूरा यूनिवर्स का ही हम लोग रिवर्थ हैं या यूनिवर्स का ही हम प्रोडक्ट हैं। इस तरह से उस बात को थोड़ा पता नहीं सैद्धांतिक और आध्यात्मिक लेवल पर, किस ऊंचे लेवल पर उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ को रोकना चाहूँगा दोस्तों। हमारी आँख, नाक, कान हमारे दादा दादी से मिलती है, पापा मम्मी से मिलती है या नाना नानी से मिलती है, ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। मास लेवल पर मिल सकता है। एक मटर को हाइब्रिडाइज करो और तो दूसरा मटर बनेगा, तो मटर के जैसा मटर थोड़ा बड़ा छोटा होगा। मेंडलीफ जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करोगे तो होगा। वो नाक मुंह चौड़ा, नाक मिल जाएगा, मुंह बड़ा मिल जाएगा, कान बड़ा मिल जाएगा, बाल झड़ने वाला मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मास लेवल पर तो आँख, नाक, कान सब कुछ मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं संदीप महेश्वरी जी तक भी पहुँचाना चाहूँगा अपनी बात को, कि सिर्फ आँख, नाक, मुंह, कान मिलने से क्या होता है भाई। एनर्जी लेवल पर क्या क्या मिल रहा है उस चीज़ को तो मिलाओ। टैलेंट लेवल पर, इंटेलिजेंस लेवल पर, क्रिएटिविटी लेवल पर, उस लेवल पर क्या मिल रहा है। माँ बाप रिक्शा चलाने वाले हैं, माँ बाप मजदूर हैं और बेटा यार सिंगर बन जा रहा है, बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहा है, बेटा IAS बन जा रहा है। वो कैसे?
मैं थोड़ा सा अपने परिवार पर ही लेके चलना चाहूँगा दोस्तों। मैं अपने ग्रैंडफादर के फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके तक की हिस्ट्री में जानता हूँ। वो पहलवानी करते थे, मैं अपने घर में देखा हूँ। वो पुराने ज़माने में उसको क्या लठ और कुछ बोलते हैं, वो कुछ 20-25 या 50 केजी का होता है यार, उसको ऐसे मैं अपने घर में देखा हूँ। सलमान खान सुल्तान पिक्चर में करते हैं ना, उस टाइप का पहलवानी, तो उस टाइप का मैं देखा हूँ। लकड़ी का बना हुआ 20-25 केजी का, वेट मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हेवी था। मैं एक बार भी ऐसे उसको घुमा नहीं पाता था, इतना मैं नीचे नीचे ही घुमा पाऊँगा। तो उस टाइप का लठ को मेरे दादा के पिताजी घुमा घुमा के पहलवानी करते थे, मतलब एक तरह से पहलवान थे। उनके 4 बेटे। मैं ज़्यादा डिटेल्स में स्टोरी नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं अपने दादा की सिर्फ मैं बात करूंगा। दादी तो एक साधारण स्त्री यार, हाउसवाइफ, नॉर्मल, उसके बारे में कुछ बताने लायक है नहीं। मेरे दादा थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सन, उनको मैं देखता था धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी, रामचरितमानस, इस तरह की किताबें पढ़ना, तबला बजाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, ये चीज़ मैं उनके अंदर देखा। गाना, भले ही वो कितना भी सुर बेसुरा जैसे भी गाते हों, वो गाना वाना भी गाते थे, वही धार्मिक संगीत उस टाइप के गाना गाते थे। उसके बाद मेरे पिताजी, ये साइंस से ग्रेजुएट आदमी, मेरे चाचा जी भी साइंस से ग्रेजुएट, लेकिन दोनों पता नहीं किस टाइप से लाइफ को हैंडल किए। दोनों मेरे पिताजी तो पूरी लाइफ बेरोजगार रह गए। मेरे चाचा जी कुछ 50 साल के एज में वो टीचर बन गए सरकारी बिहार में। तो दोनों साइंस से पढ़े, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ किताब ज़्यादा पढ़ने लिखने का कुछ भी भावना मैंने नहीं देखा। अपने पिताजी को तो मैंने देखा है, वो क्रिकेट के ज़बरदस्त क्रेजी हैं। एक बार उनको मैं देखा रात में 3 बजे उठ के मैच देख रहे हैं, कुछ 2020 मैच होगा या कोई भी मैच होगा। मैं उनको रात में जब उठ के देखा तो मैं उनको एक तरह से झिड़कते हुए, डांटते हुए मैं बोला, ये क्या मतलब है, ये 3 बजे रात का कौन ये टाइम है मैच देखने का? नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। ये क्या? नहीं, इसको तुरंत बंद कीजिए। मैंने बंद करवाया। भाई, एक आदमी अपनी इंटरटेनमेंट के लिए दूसरे लोगों को परेशान नहीं कर सकता है, और मेरे पिताजी बंद किए। कुछ भी हो यार, 3 बजे कोई टाइम नहीं होता है क्रिकेट देखना। उसी तरह से मैं अपने बेटा में देखता हूँ, वो भी क्रिकेट देखने का गजब क्रेजी है। इस तरह का क्रेजीनेस मुझे पसंद नहीं है। पूरे परिवार की शांति को पूरे भंग कर रहे हैं, इस तरह का क्रेजीनेस मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है यार। मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि खासकर जवानी में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था क्रिकेट में, लेकिन बाद में बिल्कुल छोड़ दिया। सिनेमा भी साल में 1-2 देख लिया तो देख लिया। मेरे पिताजी अभी भी सिनेमा देख लेते हैं, उनको सिनेमा देखने में इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बड़ा गजब। मुझे पॉलिटिक्स में लगभग 0 इंटरेस्ट। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। या न्यूज़ में क्या चल रहा है, कौन किसका रेप कर रहा है, कौन मर्डर कर रहा है, कहाँ लूटपाट हो रहा है, कोई इतना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये हर एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। कोई चोरी करेगा, कोई मर्डर करेगा। 150 करोड़ पॉपुलेशन है भाई, धरती का 800 करोड़ पॉपुलेशन है। सभी आदमी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब आदमी गौतम बुद्ध और विवेकानंद बन जाए, कबीरदास बन जाए, महावीर बन जाए? उम्मीद हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी जो होगा यार। हजारों लाखों करोड़ों आदमी करप्ट है, चोर है आज के डेट में भी। तो हम ऐसे अच्छी कल्पनाएं करने से क्या होगा? जो भी हो, ये टॉपिक है पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि एनर्जी लेवल पे तो मैच नहीं कर रहा है भाई। मैं अपने ही परिवार का बात किया, एक आदमी पहलवानी कर रहा है, एक आदमी ढोलक और तबला बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, गाना गा रहा है, कोई आदमी क्रिकेट का, पॉलिटिक्स का, सिनेमा का दीवाना है। और मुझे 20-21 साल में ही इच्छा होने लगी किताब लिखने की। 16 साल 17 साल के एज में रजनीश और कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा। उसी समय से मेरे अंदर कुछ हुआ कि यार जिस तरह से ये लोग विचार दे रहे हैं, मैं भी इस तरह का कुछ विचार देना चाहूँगा। और लगभग जब जैसे ही सरकारी नौकरी मिली, दिमाग को शांति मिली, लिखने का काम शुरू कर दिया। उसके पहले भी विचार आते थे, लेकिन एग्जैक्टली मैं स्टार्ट नहीं कर पाता था कि कब स्टार्ट करूँ। लेकिन धीरे धीरे वो बीज जो है, मेरे अंदर का जो बीज है, वो अंकुरना शुरू कर चुका था। और वो जाके जैसे ही मेरे मन को शांति मिली, मैं उस तरह से एक्शन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मास लेवल पर यार सब कुछ मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, दिखाई देगा, नाक मिल जाएगा बाप से, माँ से मिल जाएगा, लेकिन वो टैलेंट कहाँ मिल रहा है, इंटेलिजेंस कहाँ मिल रहा है, आर्ट कहाँ मिल रहा है, क्रिएटिविटी कहाँ मिल रहा है? वो तो नहीं मिल रहा है ना। इवन संदीप महेश्वरी जी को ले लो,
इनके पिताजी बिजनेसमैन हैं, इनको बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आया, और फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी का बिजनेस तो इनके पिताजी नहीं करते हैं। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, कॉमर्स फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके माँ पिताजी चाहते थे बन जाएं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं हुआ। ये बिजनेस करते थे, सोडा साबुन क्या क्या बना के बेचते थे, टूथपेस्ट बेचते थे, ये सब कुछ करते थे, पैसे कमाते थे इस तरह से छोटे मोटे लेवल पे। लेकिन फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया भाई? इनके माँ पिताजी में तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, इनके दादा दादी में कुछ इंटरेस्ट था नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो सोचने का जो ढंग है, वो कहाँ से आ रहा है? वो तो आपके माँ पिताजी से मैच नहीं हो रहा है, दादा दादी से मैच नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं मैच हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब वही आत्मा देगी। जो चीज़ श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर वो चीज़ बताए हैं ना, वो चीज़ वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप विचार करो यार, अपने तरीके से विचार करो। संदीप महेश्वरी जी के साथ मैं सहमत हूँ। आप किसी पर भी विश्वास मत करो, विचार करो कि यार रजनीश क्या बोल रहा है, कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं, विवेकानंद क्या बोल रहे हैं, कबीरदास क्या बोल रहे हैं, महावीर क्या बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद क्या बोल रहे हैं, जीसस क्या बोल रहे हैं। सबको मिलाओ, मिला के खिचड़ी बनाओ, और अपने अंदर जो आत्मा है ना, अपने अंदर जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस सब तो आपने बहुत सुना होगा ना। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है आपके अंदर जो सोचने समझने की जो शक्ति है, उस सोचने समझने की शक्ति को यूटिलाइज करो, उसको एक्सपेरिमेंट करने दो। अपने दिमाग में जो विचार आए, बहुत तरह के विचार आए ना, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने दो, खुद फैसला करने दो, खुद इस चीज़ का एक निष्कर्ष निकालो कि क्या हो सकता है। इफ बट सो मेनी, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है फाइनल? तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अंदर से क्या आवाज़ आती है कि क्या सही है, उसी चीज़ को समझो कि वही चीज़ सही है। अदरवाइज धरती पे जितने भी महान से महान लोग व्यक्ति पैदा हुए हैं, उनके लिए वो चीज़ सही हो सकता है, उनकी अंदर से वो चीज़ आवाज़ आ सकती है, लेकिन वो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए भी वो चीज़ सही हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ का फैसला आप खुद करो, ठीक है? आत्मा जैसी चीज़ होती है नहीं होती है, कोई आपको नहीं बताने जाएगा, और कोई बता भी रहा है तो समझ लो कि बकवास कर रहा है। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, सीधे बोल रहा हूँ कि समझ लो बकवास कर रहा है। चाहे संदीप महेश्वरी जी ने तो अच्छा ही जवाब दिया, इन्होंने कुछ भी भ्रम फैलाने का कोशिश नहीं किया, और इसलिए इनको मैं बहुत पसंद करता हूं। तो किसी के कहे सुनने से नहीं होता है भाई। और मैं यह भी कहता हूं कि मान लो आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद ऐसा हो सकता है कि आइंस्टीन, न्यूटन जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट पैदा हो, और वो ये साबित कर दे कि हाँ यार देखो, इस तरह से आत्मा निकलती है और इस तरह से दोबारा वो पैदा हो जाती है। तो उससे क्या होगा? जो चीज़ श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले थ्योरेटिकली बताया है, उस चीज़ को फ्यूचर में साइंटिस्ट प्रैक्टिकली बता देगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे अवेयरनेस का क्या होगा यार? वो भी बढ़ जाएगी क्या? तुम क्या समझते हो? E = mc² जो इक्वेशन है, उसको समझ लेने से, और मास का वैल्यू और ये लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू पुट कर देने से उसका इतना एनर्जी पैदा होता है। इस चीज़ को समझ लेने से तुम्हारा भी इंटेलिजेंस लेवल कि आइंस्टीन का लेवल का पहुंच जाएगा। बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन समझ लो, या इस इक्वेशन को समझ लो। केवल समझ लेने से ये मत सोचना कि तुम भी उतना ही इंटेलिजेंट हो गया, उसी लेवल पर सोचने लगे। या एडिशन ने जिस तरह से 10,000 एक्सपेरिमेंट करके एक बल्ब बनाए, और तुम आज आसानी से समझ लेते हो कि ऐसे बल्ब बनता है, उसके थ्योरी को, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। और ये मत सोचो कि तुम एडिशन के लेवल पर तुम्हारी थिंकिंग हो गई। नहीं, तो अभी तुम भ्रम, यही तो भ्रम है आपका। जिस लेवल पर गौतम बुद्ध सोचना शुरू कर दिए, कृष्ण सोचना शुरू कर दिए, क्यों उस लेवल पर वो पहुँचे? उस लेवल पर अपने को पहुँचाओ, तब आपको मालूम पड़ेगा कि पूर्व जन्म क्या होता है। जिस लेवल पर रजनीश पहुँचे सोचने के मामले में, कृष्णमूर्ति पहुँचे, कबीरदास पहुँचे, या संदीप महेश्वरी पहुँचे, मैं बोलता हूँ संदीप महेश्वरी का भी लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ऊपर है। तो उस लेवल पर जब खुद तुम सोच विचार करना शुरू करोगे, तब तुम सही मायने में समझोगे कि पुनर्जन्म का या रिबर्थ का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।